हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं पॉलिटी के सेशंस में। हम लोग पॉलिटी के क्लासेस में अराउंड हाफ वे थ्रू आ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। और चैप्टर 5 है क्या? चैप्टर 5 है फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के हैं, फिर इससे जुड़े हुए और भी कुछ जो सेगमेंट्स हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स ना मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, आप वैसे भी सोचोगे कॉमन सेंस के हिसाब से तो है ही, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था कि इंडिया पे राजपूत ने रूल किया है, मुगल्स ने रूल किया है, ब्रिटिशर्स ने रूल किया है बहुत सालों तक। ठीक है, तो पब्लिक को कभी भी कोई किसी ने पूछा नहीं है। ठीक है, पब्लिक को किसी ने भी कभी ये राइट नहीं दिया कि आप अपने हिसाब से ये चीज डिसाइड कर लो। इवन ब्रिटिशर्स, आपको पता होगा ब्रिटिशर्स के टाइम पे लोकल फार्मर्स को ये भी डिसाइड करने का हक नहीं था कि वो लोग अपने ही जमीन पे क्या कल्टीवेट करेंगे। दे वर फोर्स टू इवन कल्टीवेट इंडिगो। इंडिगो जिसका कि इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में बहुत इसका प्राइस था वो, और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एकदम चुन्नू से प्राइस में हमारे फार्मर्स से ही वो कल्टीवेट करवा लेते थे। इन इंडिगो का एक डिसएडवांटेज क्या है, वो सॉइल के काफी सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है और उसके बाद बंजर जमीन बच जाती है। तो फार्मर्स का हर तरीके से नुकसान ही नुकसान था। ठीक है, तो एनीवेज ये मैंने बात सबको एक अपनी सोच बताई, एक अपनी भावना बताई है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का जो इवोल्यूशन है वो इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्या हुआ कि एग्रीमेंट बिटवीन किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, किंग ऑफ इंग्लैंड एंड बैरन्स। बैरन्स वहां के इलाइट क्लास को बोला जाता था। ठीक है, वहां के इलाइट क्लास एक बार किंग के पास गए, उन्होंने बोला कि हमको कुछ फ्रीडम्स चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर हमको बिजनेस करना है खुद से, एंड देन हमको मतलब घूमना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो हर चीज में, बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शंस थी। तो हमको चाहिए, हमको अब हमारे कुछ राइट्स चाहिए। तो धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स का एक कंसेप्ट आया, बट वो तब तक इलाइट क्लास के लिए ही था। दैट वाज इन 1215। ठीक है, तो एग्रीमेंट बिटवीन किंग ऑफ इंग्लैंड एंड बैरन्स रिकॉग्नाइज सम राइट्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ लिबर्टी। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का जिक्र मिलता है आपको बिल ऑफ राइट्स, जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में जो स्थापित किया गया था, वहां पे आपको इसका मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स देखने को मिल जाएगा। इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जेनेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स 1929 एक कमिटी थी, जो मोतीलाल नेहरू जी की एक कमिटी थी। जवाहरलाल नेहरू जी के पापा है, आपको पता होगा। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स नीड्स टू बी गारंटेड इन सच ए मैनर दैट दे कैन बी विथड्रॉन इन एनी सिचुएशन। वो ले ना सके ब्रिटिशर्स। बट ये देखो, आप साल देखो 1928 का है, तो 1928 में ब्रिटिशर्स के ऊपर ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बहुत प्रेशर है, ठीक है, आजादी देनी है इंडिया को, ऐसा नहीं था। वो लोग अपना चला ही रहे थे। ठीक है, विथ सम सॉर्ट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द इंडियंस, वो लोग अपना राज चला रहे थे। ठीक है, एंड उन्होंने मना नहीं किया इस कमेटी को। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कमेटी को रिपोर्ट बनाने दो, कमेटी फॉर्म करने दो, बाद में हम ही डिसाइड करेंगे, तो हम देखेंगे। तो इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। बट हाँ, फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हमको इन चीजों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चले जाते हैं नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का बेसिक नेचर क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड इन कंसर्न विथ आर कंट्री, मैं वही बताऊंगा। तो फंडामेंटल राइट्स का नेचर है कि नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आपको दे दिया गया है, आप कुछ भी कर लोगे इसके साथ, ऐसा नहीं है। राइट, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, आप बोल सकते हो, आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। ठीक है, किसी को डिफेम करोगे, किसी को गाली बकोगे, आप अपने विचार व्यक्त करो, ठीक है, इन ए गुड मैनर। तो बट विथ सम रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है। इसका मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को स्टेट छीनना चाह रहा है या कर्टेल करना चाह रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो सीधा। ठीक है, अंडर
अंडर आर्टिकल 32 आप इवन हाई कोर्ट में भी सीधा जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। देखो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी छोटा मोटा कुछ भी अगर केस होता है इनिशियल फ्रंट पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, बट फंडामेंटल राइट अगर किसी का कर्टेल हो रहा है देन आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, तो वो लोग मना नहीं करेंगे आपको। ओके, क्योंकि ये भी लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए डिफेंडर एंड गारंटर माना जाता है फंडामेंटल राइट्स का। सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकती कि आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का केस वो नहीं लेगी। राइट, समझ में आ रहा है? ओके, नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट। सेक्रोसेंट मतलब ऐसा नहीं है कि पावन पवित्र कुछ ऐसा कुछ है और फिक्स्ड एकदम परमानेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली इट कम्स विथ अ हेल लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है, बट हाँ अगर कोई रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट को, कौन करेगा? स्टेट ही करेगा। ठीक है, तो अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो स्टेट को उसका मतलब एकदम फुल प्रूफ एविडेंस एंड एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों। ठीक है, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब जैसे देखो कोई मॉल है तो मॉल में सब लोग जा सकते हैं, ये हमारी फंडामेंटल राइट है। अब मॉल में अगर आग लग गया या मॉल में किसी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया, अब मैं मॉल में जाना चाहता हूं, मेरा तो भाई फंडामेंटल राइट है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वहां पे एक इमरजेंसी वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, वहां पे एक लाइक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, सेक्शन 144 प्रोबेबली लगा दिया जाएगा, लोगों को हटा दिया जाएगा, 2-3 लोग एक साथ घूम नहीं सकते वहां पे। मतलब इस तरीके का अगर अलग अलग टाइप का सिचुएशंस हुआ तो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, बट हाँ ऑब्वियसली कि स्टेट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनना चाहती है, कर्टेल करना चाहती है, और उसके लिए स्टेट के पास अगर कोई वजह है, आपको भी लगता है कि हाँ ये जो रीजन है वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो सही है। आपको अगर लगता है कि नहीं ये रीजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यू आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड सम टू फॉरेनर्स ऑल्सो। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए है एंड सम फॉरेनर्स के लिए भी, मतलब फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए तो है ही। ठीक है, तो फ्यू आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स, सिटीजन्स नहीं, यहाँ पे फॉरेनर्स होना चाहिए था। ठीक है, टू ये काट देते हैं, सिटीजन्स के लिए क्योंकि तो है ही, फ्यू आर ओनली अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारे जो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29, 30 ये सिटीजन के लिए है एंड नॉट टू फॉरेनर्स। तो यही मीन किया गया था, बट ये सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, एनीवेज आपको समझ में आने से मतलब है कि इन सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस अभी फिलहाल के लिए जान के रखो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली इनिशियली ये 7 के 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, बट ये वाला जो फंडामेंटल राइट है अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये एक लीगल राइट बन चुका है। कौन से आर्टिकल में है, कैसे बना, इन सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर ही राइट टू स्पीच आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी धीरे धीरे एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो आप लोग, एकदम आराम से ध्यान से सुनो। आर्टिकल 12, अब देखो आर्टिकल 12 क्या कहता है। अभी इतना टाइम से मैं स्टेट 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 बोल रहा था कि स्टेट आपको फंडामेंटल राइट्स अगर छीनती है, अगर देती है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स कौन ले सकता है? स्टेट ले सकता है, स्टेट दे सकता है, जो भी स्टेट कर सकता है। तो स्टेट का डेफिनेशन एक प्रॉपर होना चाहिए। तो आर्टिकल 12 कहता है कि आगे आने वाले टाइम पे, यानी जैसे आर्टिकल 12, 13, 14, 15 आप पढ़ोगे, जहां पे भी स्टेट वर्ड मेंशन होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो उससे क्या फील आएगा आपके माइंड में, उससे क्या आप सोच पाओगे, तो वो सुन लो। तो स्टेट का मीनिंग, स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स का भी गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर, जितने भी लोकल अथॉरिटीज या ऑर्गेनाइजेशन है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में जितने भी लोकल अथॉरिटीज है, ठीक है, या दूसरे अथॉरिटीज है इंडिया के टेरिटरी के अंदर और अंडर द कंट्रोल ऑफ
इंडिया, राइट, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको हम लोग स्टेट मानेंगे। ओके, अब इस स्टेट के डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने और थोड़ा एक्सटेंड किया। कैसे एक्सटेंड किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऐसे भी अगर कोई एंटिटी है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एंटायर शेयर कैपिटल इज ओन बाय गवर्नमेंट, या फिर फाइनेंशियल एड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, या फिर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, जैसे ओएनजीसी, आईओसीएल, ये सारा हो गया, ठीक है, परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शंस, जैसे रेलवे हो गया, बैंक्स हो गया, ये सब पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। इफ द बॉडी एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस एज कंफर्ड बाय द स्टेट। अभी मोनोपोली स्टेटस तो मतलब आपको हार्डली देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा का पूरा मोनोपोली है अभी हर एक फील्ड में। पहले प्रोबेबली रेलवे था, रेलवे में भी अभी थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी था उसमें भी तो प्राइवेटाइजेशन काफी सालों से हो रखा है, ठीक है। तो अभी एकदम प्योर मोनोपोली तो इतना ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिकल 12 में क्या बोला गया है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसी डेफिनेशन को और जितना एक्सटेंड किया है कि स्टेट है क्या बेसिकली, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ठीक है, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, या फिर ये सारे कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एड दिया हुआ है, ठीक है, तो इन सबको हम लोग स्टेट मानेंगे, राइट। ओके, चलते आर्टिकल नंबर 13 पे, एक एक करके समझेंगे एकदम प्यार से और एकदम ध्यान से। आर्टिकल 13 में जो क्लॉज 1 है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब आप लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अपने कॉपी में लिख लेना, समझ लो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है क्या बेसिकली, ठीक है। देखो हुआ क्या था ना कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए, ब्रिटिशर्स ने एक तगड़ा सिस्टम क्रिएट कर दिया था। ऑल्दो वी लाइक हेट द ब्रिटिशर्स कि उन्होंने हमको गुलामी में रखा, ठीक है, बहुत अत्याचार किया है, बट उन्होंने एक सिस्टम जो क्रिएट किया, अब ऐसा नहीं कर सकते कि आउट ऑफ ग्रज की नहीं, उनका कोई भी सिस्टम हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ये शायद मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है। इंडियंस को या फ्रेमर्स को क्या था उस टाइम के लीडर्स को, कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और जल्द से जल्द सरकार बना के सिस्टम रन करना है। अब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए या तैयार किए गए सारे सिस्टम को हम लोग खारिज कर रहे हैं एंड सब कुछ स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। करना क्या था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी चीजें तैयार की गई है, जितना भी सिस्टम बनाया गया है, उनमें ऐसे अगर कुछ क्लॉज है, ऐसे अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इंडियंस के लिए सही नहीं है, या इंडियंस के फंडामेंटल राइट्स उसमें कर्टेल हो जाएंगे, ठीक है, उनको हानि पहुंचेगी, उन सारे क्लॉज को हटा दिया गया। आप समझ सकते हो, उनको कवर कर दिया गया, काला पेंट कर दिया गया। जैसे मान लो कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कॉलेजेस ओपन किए थे। अब एक कॉलेज बनाते टाइम या कॉलेज जब चल रहा है तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे ऑब्वियसली। अब ऐसे भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले के टाइम पे थे, ब्रिटिशर्स ने ऐसे कॉलेज एस्टेब्लिश किए थे जहां पे सिर्फ ब्रिटिशर्स के बच्चे या फिर इंडिया के इलाइट क्लास के बच्चे, रॉयल फैमिलीज के बच्चे पढ़ सकते थे। बट अभी तो राइट टू इक्वलिटी है, अभी फंडामेंटल राइट का टाइम है, तो सबके बच्चे वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर ऐसा कुछ क्लॉज था उसको कवर कर दिया गया, उसको आप बोल सकते हो एक काला पेंट मार दिया गया, ठीक है। इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सूर्य ग्रहण, ठीक है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो ग्रहण मतलब वहां पे उसको कवर कर दिया गया, ठीक है, वो क्लॉज नहीं मानेंगे। बाकी पूरा कॉलेज थोड़ी ना बंद कर देंगे भाई, वहां पे चल रहे कोर्सेज थोड़ी ना बंद कर दे, वो एक सिस्टम चला रहा है तो वो चलते रहेगा, वहां पे जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बस उन क्लॉज को, उन रूल्स को हटा दिया जाएगा। ओके, अब इसी के साथ कनेक्टेड दूसरा वाला भी है कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे ऑफ अब्रिजेस द, और होना चाहिए यहाँ पे, और अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। अब एक्चुअली क्या है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, ये उन क्लॉज, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करता है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के पहले है, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के पहले जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और अब हम उनको नहीं मानेंगे, उनको खारिज कर देंगे, बट सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, पूरा कॉलेज को थोड़ी ना बंद करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो दूसरा वाला जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद स्टेट ऐसा कोई रूल या लॉ नहीं बना सकती जो पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, और अगर किसी ना किसी टाइम पे वो स्टेट बनाती भी है
उस टाइम पे प्रोबेबली समझ में नहीं आया, बाद में जाके अगर ये फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से भी ये समझ में आता है कि नहीं फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो रहे हैं, तो फिर स्टेट को वो सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो खारिज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को खारिज किया जाएगा। ठीक है, उनको माना नहीं जाएगा। बट ये उन रूल्स की बात करता है जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की है, ये उन रूल्स की बात करता है जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बात है। ठीक है, ओके। 13 का थर्ड क्लॉज डिफाइंस व्हाट लॉ मींस। लॉ क्या होता है? जितने भी एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एमओयू साइन किए गए थे पहले, ठीक है, तो उनको लॉ डिफाइन करता है। लॉ का मीनिंग वो है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। अब ये बहुत ही एक बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ये एक्चुअली इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम पे 24th अमेंडमेंट 1971 में ये बोला गया था कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है, उसको आप वापस चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी हम लोग चेंजेस करेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जुडिशियल रिव्यू ये कहता है आर्टिकल 13 में कि आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू एक्सप्रेसिवली। ठीक है, आर्टिकल 13 हमको जुडिशियल रिव्यू का एक मतलब बेनिफिट देता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी अमेंड करो, अमेंडमेंट करने से मना थोड़ी ना किया है, बट हम लोग रिव्यू करेंगे कि आपने जो लॉ बनाया है, आप जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या ये किसी भी पब्लिक के किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस पे रिव्यू करेंगे। ठीक है, एंड एक्चुअली क्या हुआ कि इस अमेंडमेंट के बाद इट लेड टू द फेमस केशवानंद भारती केस। आप सभी को पता है, प्रोबेबली 1973 का है, मुझे जहां तक याद है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों आर्टिकल के बारे में भी मेंशन किया है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था। तो मतलब बाद में इसको हटा के चेंज कर दिया गया। ठीक है, हटा के चेंज कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ये नहीं हो सकता। चैलेंज किया जा सकता है, कुछ भी आप चेंजेस करो, जो जुडिशियरी है वो बेसिकली उसको रिव्यू करेगी। क्यों? देखो, मैंने इसलिए आपको पहले ये चीज नहीं बताया कि स्टेट का डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया, यहाँ पे कहीं पे भी जुडिशियरी के बारे में मेंशन है क्या? तो जुडिशियरी क्या है? जुडिशियरी स्टेट के अंडर में आएगा या नहीं आएगा? अब जुडिशियरी ने इस बारे में ये बोला कि जब हम लोग जजमेंट देने का काम कर रहे हैं, जब हम लोग जजमेंट दे रहे हैं, तब हम लोग स्टेट के अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे। और जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम कर रहे हैं, यानी कहाँ पे कितना वैकेंसी है, किस कोर्ट में कितना केस जाएगा, ठीक है, जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम कर रहे हैं तब हम लोग स्टेट के अंदर माने जाएंगे। जब हम लोग जजमेंट दे रहे हैं तब हम लोग स्टेट के अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसा क्यों बोला जुडिशियरी ने? क्योंकि देखो, जज ऐसा भी तो कोई केस आ सकता है ना, ऐसा भी तो कोई जजमेंट देना पड़ सकता है जो जिसमें स्टेट इन्वॉल्व हो। तो अगर जुडिशियरी स्टेट का ही एक पार्ट हो गया और वो जजमेंट दे रहा है ऐसे केस में जिसमें स्टेट इन्वॉल्व है, तब तो बायस हो जाएगा ये चीज। तो इसीलिए इस चीज को ऐसा बोला है जुडिशियरी ने। ठीक है, ओके। तो इसीलिए ना यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू वाला एक बात आया है कि हम लोग रिव्यू करेंगे भाई, आपको जो चेंजेस करना है, जो लॉ पास करना है, जैसे परफॉर्म करना है, जैसे एग्जीक्यूट करना है, कर लो। हम लोग देखेंगे कि क्या बुराई है और क्या अच्छाई है इसमें। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या है? इसका ओरिजिन हुआ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं पहले आपका यहाँ पे ध्यान लगाना चाहूंगा कि the term judicial review is not mentioned in the constitution, however it provides for the concept of judicial review। ठीक है, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी है कि जो लिखा नहीं है, ऐसे भी कोई चीज दिखी है जो लिखा हुआ है बट डिफाइन नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू डिफाइन क्या होगा ये मेंशन ही नहीं है। बट हाँ, हमको ये सारे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 13, 32, 226, ये सब पढ़ के ऐसा लगता है कि जुडिशियल रिव्यू जैसा कुछ कोई चीज बोला जा रहा है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस अंडर विच एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस आर सब्जेक्टेड टू रिव्यू बाय द जुडिशियरी। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, आर सब्जेक्टेड टू रिव्यू बाय द जुडिशियरी। तो तीन फंक्शंस, तीन ऑर्गन होते हैं। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उन्हीं लॉस को कमेंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एंड जुडिशियरी, ठीक है, जो जजमेंट देती है। तो जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू के अधिकार के तहत इन दोनों को अपने अंडर रखेगी। ठीक है, अपने अंडर रखेगी यानी
रिव्यू करेगी उनके जितने भी प्रोसेसेस है, राइट। ओके, जुडिशियल रिव्यू इज कंसीडर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 में। अब देखो जो जज है, जो चीफ जस्टिस है, वो लोग बहुत चालाक है, वो लोग एकदम पढ़े लिखे मतलब ज्ञानी लोग है वो, ठीक है। उन्होंने जब देखो, आप लोग एक सेटअप समझो, 1973 में जो केशवानंद भारती केस था उसमें ये बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते, हम लोग रिव्यू करेंगे, आप जो भी अमेंड करोगे, और बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। उनको तब यही था कि ये तो हमने बोल दिया, अब क्या पता वो लोग इन आर्टिकल्स को ही कुछ अमेंड कर दे, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कोई पर्टिकुलर सेटअप या डेफिनेशन नहीं बोला था, ओपन एंड रख दिया था, ठीक है। इसीलिए जब बाद में केस हुआ तो उन्होंने बताया कि जुडिशियल रिव्यू जो बोला गया है आर्टिकल 1332 और 226 में, ये खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है, ये खुद बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, हेंस कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जुडिशियल रिव्यू जो है उसको आप कभी भी ले नहीं सकते, हमसे छीन नहीं सकते, ये तो होके ही रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन, आज का क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी विथ हेल लॉट ऑफ पेशेंस एंड अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण और यूजफुल होगा। सो अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, सो दैट वो लोग भी सीख सके, एंड कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ भी अगर आपको आने वाले टाइम पे कुछ भी वीडियोस चाहिए, इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, एंड हल्का फुल्का सा मोटिवेशन भी चलेगा हमको, ठीक है। सो चलो देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ एवरीवन।